Hello everyone. This is Mohit Advocate and welcome back in another video of 8th of June 2024. And now in this video I will be carrying forward the sections of which were left to complete in the IPC's previous lecture. Now we will complete our section 35, 36, 37 and 38 of IPC. We have started in previous video, that is of part 1. We have completed section 34 common intention, and now in this video we will complete section 35, 36, 37, 38 briefly, not briefly but in detail version. I will be giving some examples and reading the text from the IPC Bayer Act book and giving some important notes on the sections also. So if some law student or advocate want to write, then they can write, and I will explain all the things regarding 35, 36, 37 and 38 IPC very clearly and very nicely. So let's begin without wasting a minute. Section 35. So mainly section 35 of IPC is saying in 2 words, I will say it is saying about similar intention. Okay, एक सी नियत थी, बस एक सी नियत. Section 35. When such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention. जब एक आपराधिक कार्य ऐसा है कि वो इस कारणवश ऐसा बना कार्य, आपराधिक कार्य बना कि वो बस हुआ है एक आपराधिक नॉलेज की वजह से, एक आपराधिक मंशा की वजह से. सो बॉडी ऑफ सेक्शन 35 इज सेइंग whenever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done. जब एक कार्य होता है, जब एक अपराध होता है और वो अपराध सिर्फ इसलिए बना क्योंकि वो हुआ है, इस कारणवश बना वो अपराध क्योंकि वो हुआ है आपराधिक नियत से और आपराधिक सोच से, ठीक है, बाय सेवरल पर्सन्स, और बहुत सारे व्यक्तियों ने वो किया है, पर उन बहुत सारे व्यक्तियों की कॉमन नियत नहीं थी, उनकी अलग अलग इंडिविजुअल नियत तो एक ही थी, सिमिलर थी कि ये अपराध मेरे को करना है, लेकिन वो कॉमन नहीं थे, वो कोई ग्रुप में नहीं थे, वो अलग अलग पर्सन्स थे. ईच ऑफ सच पर्सन्स हु जॉइंस इन द एक्ट with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention. अब जो व्यक्ति अपनी नीयत के साथ कोई कार्य करेगा, किसी और व्यक्ति के ऊपर कोई अपराध करेगा, तो उस व्यक्ति को उसी नीयत के अनुसार और उसी नॉलेज के अनुसार, उसी इंटेंशन के अनुसार ही सज़ा मिलेगी. ये सेक्शन 35 क्लियरली ये बताता है हमें. अब हम अपने नोट्स से कुछ एग्जाम्पल समझेंगे और समझेंगे 35 को, और उसके नोट्स भी मैं जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं उनको मैं हिंदी में भी समझाऊंगा और पूरा एक्यूरेट मीनिंग सेक्शन 35 क्या बोला जाता है वो बताऊंगा. अब सेक्शन 35 सिमिलर इंटेंशन, ये मेरे नोट्स हैं जो मैं जब कोचिंग ले रहा था और मैंने अपने इंस्टीट्यूट में बनाए थे. सो अब सेक्शन 35 IPC बोलता है सिमिलर इंटेंशन. इसका सेकेंड नेम, इसकी जेनेसिस हम बोल सकते हैं कि इसकी जेनेसिस है सिंपल इंटेंशन. सो अब एग्जाम्पल देखिए. अब एक एक्स बंदा है जो विक्टिम बनेगा, जिसकी मृत्यु होगी वो है, और मैं डेथ के एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ क्योंकि डेथ तो हमारी हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्राइम है, ऑफेंस है. तो आप मान के चलना, जो डेथ है वो तो हाईएस्ट क्राइम है, उसके ऊपर तो क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता. बहुत सारे व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति को मारते हैं, तो डेथ तो हाईएस्ट है. तो मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि डेथ के एग्जाम्पल के नीचे ये सारे चोट मारना, लाठी डंडे मारना, किसी का सिर फोड़ देना, हाथ तोड़ देना, ये सब डेथ के नीचे ही आते हैं. तो ये सारे ऑफेंसेस जब मैं डेथ का एग्जांपल लेता हूँ तो इम्प्लिसिट हैं, कोई भी सिचुएशन इसमें फिट हो सकती है, ये बताना चाहता हूँ बस आपको. क्योंकि जो मैंने सेक्शन 34 की IPC की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने डेथ के 2 एग्जांपल दिए थे. तो उसमें मेरे पास फ़ोन आए थे व्यूअर्स के बहुत सारों के कि भाई आप डेथ के एग्जाम्पल क्यों लेते हो. फिर मैंने ये बताया कि जो डेथ है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑफेंस है और वो इम्प्लिसिट है. तो आप जो छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं वो डेथ के नीचे ही हैं, तो आप उनका एग्जाम्पल उससे रिलेट कर सकते हो. So section 35 similar intention. So it is saying X, अब हम एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं. X एक बंदा है, X जिसका मर्डर होना है, जिसकी डेथ होनी है. अब X स्टैंडिंग, X खड़ा हुआ है, A कम एंड बीट X. कोई A आता है, कोई A बंदा आता है और X की पिटाई करता है, ठीक है, करके चला जाता है. B फ्रॉम फार सी X इज इंजर्ड. एक B भी दूसरा बंदा है, अब तीसरा एक व्यक्ति आ गया, वो दूर से देखता है कि X तो घायल पड़ा हुआ है. इट इज़ राइट टाइम फॉर मी टू बीट X. और यह मेरे लिए बहुत उचित टाइम है. बी सोचता है ये मेरे लिए बहुत उचित टाइम है कि अब X की धुलाई की जाए, पिटाई की जाए. बीट X, वो भी X को जाके पिटाई करता है उसकी. बीट X ऑल्सो, वो भी करता है, ठीक है. सी ऑल्सो सी X एज इंजर्ड. अब सी भी दूर से देखता है
कि एक्स पड़ा हुआ है। अब सी की भी कोई पुरानी ग्रजिश है, वो देखता है ही ऑल्सो बीट एक्स, फिर वो भी जाके एक्स की पिटाई करता है, सी भी। अब किस किस ने पिटाई करी उसकी, ए की, बी की, सी की। इनकी कोई कॉमन इंटेंशन नहीं थी, इनकी अलग अलग से नीयत थी, इन्होंने कोई प्रायर एग्रीमेंट नहीं बनाया था, अलग अलग जाके पिटाई की उसकी। डी कम ही ऑल्सो वॉन्ट टू किल एक्स। अब डी आता है एक भाई साहब, वो भी एक्स को मारना चाहता है, एक्स के बहुत सारे दुश्मन हैं, वो भी एक्स को मारना चाहता है, वो डी भाई साहब। कम एंड स्टैब एक्स। अब डी क्या करता है, वो थप्पड़ लात नहीं चलाता, वो सीधा एक्स को स्टैब कर देता है, एक चाकू उसके दिल में गाड़ देता है, ठीक है। देन ई कम सी एक्स, फिर एक ई भाई साहब आते हैं, वो देखते कि एक्स तो भाई इंजर्ड पड़ा हुआ है, चाकू भी लगा पड़ा है उसकी छाती में, डेट ही इज अबाउट टू डाई, कि वो मरने ही वाला है एक्स। देन ई पुल्स गन आउट ऑफ पॉकेट एंड शॉट एक्स, नाउ फाइनली एक्स डाइज। और ई भाई साहब क्या करते हैं, जब वो देखता है कि एक्स तो मरने ही वाला है, तो वो क्या करते हैं, चलो मैं भी अपना रोल कर देता हूँ पूरा, अपनी शर्ट के नीचे से गन निकालते हैं और एक्स को गोली मार देते हैं, शॉट डेड कर देते हैं। हो गया भाई, सब ने अपना कार्य किया। ए बी सी डी ई 5 इसमें अक्यूज्ड हैं और सबकी सिमिलर इंटेंशन थी, मारना तो था एक्स को लेकिन कॉमन नहीं थी। सो अब एवरीवन हैज प्लेड देयर रोल, सब ने अपना रोल प्ले किया अपराध को करने में। नोबडी कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर, किसी ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया इस एग्जाम्पल में। पोस्टमार्टम सेज एक्स डाइड ड्यू टू द बुलेट शॉट, लेकिन पोस्टमार्टम ने क्या बताया कि एक्स की जो मृत्यु हुई है वो गन शॉट की वजह से हुई है, ना कि पिटाई की वजह से, ना ही तो चाकू लगने की वजह से। ओके, सो अब क्वेश्चन 1 अराइज होता है, हु ऑल विल बी लाइबल फॉर डेथ ऑफ एक्स, कौन कौन लाइबल होंगे एक्स की डेथ के लिए। सो ई लाइबल होगा जिसने गन शॉट किया था वो 302 के लिए, क्योंकि वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि गन शॉट की वजह से ही मृत्यु हुई है, तो ई तो लाइबल होगा 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर के लिए। ओके, क्यों, और ही वॉज हैविंग इंटेंशन, उसकी इंटेंशन भी थी। अब डी, जिसने उसको चाकू मारा था उसकी छाती में, एक्स की छाती में, अब वो किसके लिए लाइबल होगा, अब वो लाइबल होगा 302 रेड विद 35 के लिए, क्योंकि उसकी भी सिमिलर इंटेंशन थी। दिल में चाकू गाड़ने से किसी की मौत हो सकती है, हाँ हो सकती है, तो डी को भी लाइबल करो, सो डी की भी लाइबिलिटी बनेगी। सो हम इसमें कोर्ट क्या करते हैं, अदालत क्या करते हैं, सेशन जजेस क्या करते हैं, एक सिंपल सा टेस्ट लगाते हैं देखने के लिए कि अगर इस इंस्ट्रूमेंट से मौत हुई है, हो सकती थी या नहीं, तो क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट एक ऐसा सोच लगाएंगे, एक ऐसी थिंकिंग करेंगे, डॉक्टर को बुलाया जाएगा, टेस्टिमनी ली जाएगी कि एक व्यक्ति के ऊपर, एक विक्टिम के ऊपर, जैसे हमारे इस एक्स के ऊपर अपराध हुआ था, तो डी ने एक्स की छाती में, चेस्ट में एक नाइफ बिल्कुल गाड़ दिया था अंदर तक। तो ये टेस्ट लगता है कि अब एक्स को ना तो कोई इलाज दिया जाए और ना ही तो कोई ट्रीटमेंट, कोई एड दी जाए, क्या अब उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए, तो अब क्या एक्स बच पाएगा उस हार्म से, अगर हाँ बच पाएगा तो मर्डर नहीं है, अगर नहीं बच पाएगा तो मर्डर है। ये सिंपल सा टेस्ट है जो कोर्ट ऑफ सेशंस एंड सेशन जजेस या हाई कोर्ट भी लगाता है मर्डर को कैलकुलेट करने में। ये मैंने खुद एक जज साहब से सीखा हुआ है, उन्होंने मेरे को बताया था कि ये इंडिपेंडेंट उसको छोड़ दिया जाएगा और तभी देखा जाता है कि लाइबिलिटी बनेगी मर्डर की या नहीं बनेगी। ये वन ऑफ द टेस्ट है, और भी बहुत सारे टेस्ट है, लेकिन ये वन ऑफ द टेस्ट है जो सिंपल से मेरे को ईजीली समझ में आ गया था। अब नाउ बिकॉज देयर वॉज सिमिलर, बिकॉज उनकी इंटेंशन, डी और ई की इंटेंशन सिमिलर थी, क्योंकि उन्हें मर्डर करना था, चाकू, दिल में चाकू डाला है डी ने और ई ने तो गन शॉट ही मार दिया। अब गन शॉट से क्या मर्डर हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सो इसलिए वो भी मर्डर के लिए लाइबल होगा। सो फाइनल एक्ट डेथ हैज कॉज्ड इज नॉट मटेरियल, सो हुज फाइनल एक्ट डेथ वाज हैज कॉज्ड इज नॉट मटेरियल। यहाँ यह बिल्कुल भी मटेरियल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है कि किसके अंतिम कार्य से मृत्यु हुई है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है सिमिलर इंटेंशन में। ओके, अब बचे हुए हमारे वो ए बी सी जिन्होंने मारा पिटाई की थी, उनको किस में सज़ा मिलेगी, उनको सिर्फ सज़ा मिलेगी, हुआ तो उस बंदे का एक्स का मर्डर है, लेकिन ए बी सी जिन्होंने उसको थप्पड़ चट्टू और लात घूसे मारे थे, उनको बस सज़ा मिलेगी 323 IPC में सिर्फ हर्ट पहुंचाने की, एक व्यक्ति को घायल करने की, और उनको मर्डर की ना ही तो पनिशमेंट मिलेगी, ना उन पर सेक्शन 35 इम्प्यूट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। वो अपनी जेल में बैठकर ए बी सी 323 की सज़ा काटेंगे जो 1 साल तक की होती है, और हमारे भाई साहब डी और ई जेल में बैठकर या तो उनको सज़ा दी जाएगी फांसी की कैपिटल पनिशमेंट, या तो उनको सज़ा दी जाएगी उम्र कैद की, तो डी और ई वो सज़ा काटेंगे। तो ये है हमारा एग्जाम्पल 1। अब नेक्स्ट, फॉर देयर इंडिविजुअल एक्ट्स, ए बी सी को पनिशमेंट मिलेगी, सज़ा मिलेगी उनके इंडिविजुअल एक्ट्स की वजह से, जो ए ने अलग मारा,
फिर ए चला गया, फिर बी ने अलग मारा, बी चला गया, फिर सी ने अलग मारा, तो उसके इंडिविजुअल एक्ट्स के लिए ए बी सी को पनिशमेंट मिलेगी। सिंपल हर्ट के लिए देयर इंटेंशन वॉज ओनली ऑफ हर्ट इवन दो डेथ हैज कॉज, उनकी इंटेंशन, ए बी सी की इंटेंशन, नीयत तो बस हर्ट करने की थी, मार पिटाई करने की थी, बेशक से एक्स की मृत्यु हो गई हो। इफ दिस इज बिटवीन देम, इफ वी प्रूव प्रायर कंसर्न कॉमन इंटेंशन, देन दे विल ऑल्सो हैव लाइबल फॉर डेथ ऑफ एक्स। अगर हम ए बी सी का भी ये साबित कर देता है, जो विक्टिम का वकील है वो साबित कर देता है कि ए बी सी डी और ई में एक प्रायर एग्रीमेंट, एक प्रायर करार एक्स की हत्या करने के लिए मीटिंग ऑफ माइंड हो गया था, तो ए बी सी को भी हम लाइबल कर देंगे, किसके लिए? मर्डर के लिए। अगर साबित नहीं कर पाता है विक्टिम का वकील तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। विक्टिम का वकील हो गया, प्रोसिक्यूशन सरकारी वकील हो गया, तो हम उनको लाइबल नहीं कर पाएंगे, हम ज़्यादा एट लास्ट उनको 323 में ही लाइबल कर पाएंगे। ये है, ये कहता है। अब नेक्स्ट हम नोट पढ़ेंगे, इन सिमिलर इंटेंशन एवरीवन आर डूइंग देयर इंडिविजुअल एक्ट। जो सिमिलर इंटेंशन होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 35, तो सभी अपने अलग अलग एक्ट कर रहे हैं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं एक विक्टिम को लेकर। बट इन कॉमन इंटेंशन दे आर डूइंग कॉमन एक्ट। बट जब उनकी कॉमन इंटेंशन 34 में कॉमन इंटेंशन बनती है, उसमें सभी अपराधी एक कॉमन एक्ट कर रहे हैं उस विक्टिम को लेकर, सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं। सिमिलर इंटेंशन में सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं। और कॉमन इंटेंशन में क्या होता है? हेल्पिंग ईच अदर प्रूफ ऑफ कम्प्लीमेंट्री एक्शन। तो कॉमन इंटेंशन में वो साथ कार्य कर रहे हैं एक विक्टिम को लेकर, और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट, उनकी सराहना कर रहे हैं कि एक्ट हो जाए, ऑफेंस हो जाए किसी तरह। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है। नेक्स्ट नोट, इन सिमिलर इंटेंशन साइमल्टेनियस एक्शन इज रिक्वायर्ड। जो हम सिमिलर इंटेंशन पढ़ रहे हैं उसमें एक के बाद एक एक्शन, एक के बाद एक कार्य हो रहा है विक्टिम के ऊपर, वन आफ्टर द अदर। लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू देयर मेंसरिया, और सभी अपराधियों की लाइबिलिटी कैसे बनेगी? उनकी मेंसरिया के अकॉर्डिंग। मेंसरिया के एलिमेंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? सेक्शन 39 आईपीसी से मिलते हैं, जो कि बोलता है वॉलंटरीनेस की डेफिनेशन देता है, जिसमें हमें 3 डिग्रीज ऑफ मेंसरिया मिलते हैं, इंटेंशन, नॉलेज एंड रीजन टू बिलीव। ओके, एंड नेक्स्ट, ऑफ हुज एक्टस रियस इज अचीव्ड इट इज नॉट सीन। एक्टस रियस जो फाइनल एक्ट है, जो मौत हुई है एक्स की, वो किसके एक्ट से प्रोड्यूस हुआ है, अचीव हुआ है, प्राप्त हुआ है, वो यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। मेंसरिया कॉमन एंड दे डिड एक्ट, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि मेंसरिया इनका था, इन अपराधियों का, और एक कार्य हुआ है। एक कार्य क्या हुआ है? उस विक्टिम की मौत हुई है, और सभी इंडिविजुअल सिमिलर मेंसरिया था। मतलब कार्य तो बहुत सारे अक्यूज ने किया, पर उनका मेंसरिया देखा जाएगा कि किसका कितना मेंसरिया था उस विक्टिम के प्रति, और यही देखा जाएगा। यही इंपॉर्टेंट है सिमिलर इंटेंशन प्रूव करने में, और ये बहुत अच्छा डिफेंस बनता है मर्डर केसेस में। ठीक है, और मर्डर केसेस में मान लीजिए तो फिर इम्प्लीसिट है सारे छोटे छोटे ऑफेंसेस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो, 2 फील्ड है, 2 खेत हैं। एक खेत तो एक्स का है, एक खेत है वाई और जेड का। एक्स अपने एक्स वाई जेड तीनों ब्रदर्स हैं, और एक्स अपने एक खेत में काम कर रहा है और दोनों खेत आसपास हैं, और वाई जेड दूसरे खेत में काम कर रहा है। ये तीनों ब्रदर्स हैं। एक्स वाई जेड आर कजन्स। ठीक है, कजन्स हैं। वन डे व्हेन दे 3 वर डूइंग वर्क, जब वो तीनों काम कर रहे थे एक दिन, इन देयर फील्ड, उनके फील्ड में, उनके फार्म में, देन ए एंड बी कम टू किल एक्स। तो ए और बी कोई उनका दुश्मन आ जाता है, वो सिर्फ एक्स का दुश्मन है, तो ए और बी आते हैं कि सिर्फ एक्स को मारेंगे, उसकी जान लेंगे। सो एक्स व्हेन सो ए एंड बी, जब एक्स ने देखा कि ए और बी उसे मारने आ रहे हैं, तो ही शाउट्स, एक्स ने पुकार मारी वाई जेड की, भाई वाई जेड जल्दी आओ, प्लीज़ कम फास्ट टू हेल्प ए एंड बी हैव कम टू किल मी, कि जल्दी से आओ, ए और बी मुझे मारने आ रहे हैं। तो वो साइड की फील्ड में थे एक्स और वाई और जेड, वो तुरंत आ गए। बोथ पिक्ड देयर ओन फार्मिंग टूल। अब एक्स वो वाई और जेड भी फार्मिंग कर रहे थे साइड वाले खेत में अपने फील्ड में, और उन्होंने अपने फार्मिंग टूल, जो उनके जो खेती के उपकरण होते हैं, वो उठाए और एक्स के फील्ड में आ गए। तो उन्होंने देखा ए व्हेन सो वाई ए रिवर्स, ए ने जब देखा कि वाई और जेड आ गए हैं, तो ए ने वाई को देखा, तो जैसे ही ए ने वाई को देखा, ए उल्टे पैर भाग लिया कि भाई अब तो वाई आ गया और इसके हाथ में बहुत बड़ा हथियार भी है, फार्मिंग टूल भी है। ए रिवर्स रन, ए ने उल्टा भागना चालू कर दिया, वो अब एक्स की तरफ नहीं जा रहा है, अब वो पीछे ही भाग लिया। बट वाई फॉलोड हिम, अब वाई उसका पीछा करने लग गया, किसका? ए का। जेड रन टूवर्ड बी, ऐसे ही जो जेड था, जो एक्स का भाई था, वो बी की तरफ भाग लिया ऐसे ही। सिमिलरली बी व्हेन सो जेड कमिंग, बी ऑल्सो रन बैक, और ऐसे ही अब जेड, बी ने देखा कि जेड उसकी तरफ भगा रहा है, तो ऐसे ही बी भी उल्टे पैरों भाग लिया। बट स्टिल जेड चेजिंग हिम,
वाई हिट ए, अब जो वाई कज़न था एक्स का, उसने ए की हत्या कर दी। एंड जेड किल्ड बी, और जेड ने अब बी की हत्या कर दी। बी डाइड ऑन द स्पॉट, बी तो ऑन द स्पॉट मर गया। एंड ए वॉज टेकन टू हॉस्पिटल एंड डिड नॉट डाई, पर जो वाई ने ए को मारा था जो उससे फार्मिंग टूल से, तो वो मरा नहीं, अस्पताल में वो बच गया। सो ओनली जेड ने बी की हत्या की थी, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन उठता है, नाउ वी हैव टू एग्जामिन लाइबिलिटी ऑफ वाई एंड जेड। अब हमें वो देखना है कि किसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, वाई और जेड को कितनी पनिशमेंट मिलेगी, एक्स के ब्रदर्स को, जो जो उसके बुलाने पर आए थे, और उन्होंने ए और बी जो असेलेंट्स बनने वाले थे, जो खुद अपराध करने आए थे, अब उन पर ही अपराध कर दिया एक्स के कजन ब्रदर्स ने, वाई और जेड ने। तो हम उनकी लाइबिलिटी देखेंगे। सो अब लाइबिलिटी बनेगी वाई की लाइबिलिटी बनेगी अटेम्प्ट टू मर्डर की। क्यों बनेगी? क्योंकि वो बच गया हॉस्पिटल में, वो मरा नहीं था। और जेड की फॉर मर्डर, जेड ने मर्डर किया ए का, सो उसकी लाइबिलिटी बनेगी, सॉरी वाई ने ए का मर्डर किया था, तो उसकी लाइबिलिटी बनेगी 302 में, पनिशमेंट फॉर मर्डर में। और जो वाई ने बी को मारा था पर वो मरा नहीं, तो उसकी लाइबिलिटी बनेगी वाई की 307 में। यहाँ वाई की लाइबिलिटी 307 में क्यों बन रही है? क्योंकि हत्या तो हुई है ना एक बंदे की। यहाँ उसकी लाइबिलिटी 302 में इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि उसकी कोई प्रायर एग्रीमेंट नहीं था। क्या उन्होंने बैठ के, जब वो एक्स को बचाने आए थे, क्या उन्होंने सोचा था कि भाई अब तो दोनों को, ये जो हमारे भैया को मारने आ रहे हैं, हम इनकी हत्या करेंगे? नहीं सोचा ना, एकदम से तुरंत कर दिया उन्होंने, साइमल्टेनियस एक्ट किया। भाई वो उसके पीछे भागा और वो उसके पीछे भागा, एक की मृत्यु कर दी, एक ने मृत्यु तो करी लेकिन मृत्यु हुई, मतलब मारने की कोशिश तो करी, कर मृत्यु हुई नहीं। सो इसलिए हम सेक्शन 35 यहाँ नहीं लगाएंगे, ये क्योंकि साइमल्टेनियस एक्ट्स थे। साइमल्टेनियस एक्ट थे इसलिए हमें उसको, जो ये था जेड किल्ड बी, तो हम जेड के ऊपर 302 इसीलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि उसकी सिमिलर इंटेंशन थी, उसकी कोई, उस जिसने मर्डर किया उसके साथ उसकी कॉमन इंटेंशन नहीं थी, इसलिए नहीं लगाएंगे। सो 2 ऑफेंस हेयर, 2 ऑफेंसेज हुए हैं यहाँ। 307 तो ए के ऊपर हुआ है और 302 फॉर बी की डेथ, उसके लिए, ठीक है, बी की डेथ के लिए। ऑन द स्पॉट एग्रीमेंट बना था? नहीं बना था। कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन हेल्प, क्या कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन किया था दोनों ने, वाई और जेड ने? नहीं किया था। नो कॉमन इंटेंशन, क्या पहले कॉमन इंटेंशन थी, हाँ भाई कि वो आएंगे और हम मार देंगे, ऐसा पता था उन्हें? नहीं पता था। नो प्रायर एग्रीमेंट, कोई प्रायर एग्रीमेंट नहीं था। तो देयरफॉर नो क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 34 आउट ऑफ पिक्चर, कोई सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन का तो कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है, वो आउट ऑफ पिक्चर है सेक्शन 34, तो कोई भी कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी नहीं बनेगी। सब्जेक्ट मैटर्स आर डिफरेंट, सो सिमिलर इंटेंशन विल नॉट अप्लाई। और दोनों बंदे भी अलग हैं, जिनकी डेथ वो करने वाले थे वाई और जेड, सो जिनकी डेथ वो करने वाले थे। सब्जेक्ट मैटर तो व्यक्ति जो विक्टिम बने हैं, जो खुद किसी को विक्टिम बनाने आ रहे थे, अब वो सब्जेक्ट मैटर भी डिफरेंट है, तो सिमिलर इंटेंशन भी नहीं लगेगी। इस एग्जाम्पल में सेक्शन 35 भी नहीं लगेगा। सो इसकी लैंडमार्क जजमेंट है एक, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर 1945 पीसी प्रीवी काउंसिल। ओके, अब हम डिस्टिंक्शन देखेंगे बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। क्या फ़र्क होता है कॉमन इंटेंशन में और सिमिलर इंटेंशन में? कॉमन इंटेंशन वही सामान्य नियत, सिमिलर इंटेंशन वही कि अलग अलग नियत। वट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेक्शन 34 इज द एविडेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन एंड नॉट जस्ट सिमिलर इंटेंशन। सेक्शन 34 की लाइबिलिटी बनाने के लिए क्या साबित करना पड़ता है, किस चीज़ की गवाही चाहिए? कि इन व्यक्तियों की, इन अपराधियों की कॉमन नियत थी, इनको एक अपराध करना था और उन्होंने मिलजुल के वो पहले ही प्लान बनाया हुआ था, ये साबित करना होता है। और ना ही तो ये साबित नहीं करना होता कि सिमिलर इंटेंशन थी, इनकी अलग अलग इंटेंशन थी, ये साबित नहीं करना होता। कॉमन इंटेंशन रिक्वायर्स द प्रूफ ऑफ फैक्ट दैट द सेड अक्यूज हैड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द मेन अक्यूज्ड टू कमिट द मेन ऑफेंस टुगेदर एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू अप्लाई सेक्शन 34 आईपीसी। सेक्शन 34 आईपीसी आपको लगाना है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा, क्या सबूत मांगता है, किस तथ्य का? दैट द सेड अक्यूज, जो कि मौजूदा मुजरिम है, जो कि मौजूदा अपराधी है, हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, वो एक एग्रीमेंट में, वो एक करार में एंटर हो गया था, वो एक एग्रीमेंट में एंटर हो गया था, एक करार में एंटर हो गया था। और क्या करने के लिए? एक अपराध करने के लिए। किसके साथ? मुख्य आरोपी के साथ। विद द मेन अक्यूज टू कमिट द मेन ऑफेंस, और मेन ऑफेंस एक मुख्य आरोप करने के लिए, जो कि उनकी कॉमन नियत थी करने की। टुगेदर एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू अप्लाई सेक्शन, इसलिए ऐसे में सेक्शन 34 अप्लाई हो सकता है। देयरफॉर हैज टू बी अ क्लियर एविडेंस ऑफ सेड एग्रीमेंट ईदर इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्टिंक्ट एग्रीमेंट और एन एग्रीमेंट मैनिफेस्टेड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड अनलेस द प्रोसिक्यूशन प्रूव्स द अबव coupled with an active participation
इन अ कॉम्प्लीमेंट्री मैनर एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो ये तो साबित करना ही पड़ेगा कि इन जो जिन व्यक्तियों ने अपराध किया है इनकी कॉमन इंटेंशन थी, इन्होंने पहले एक प्रायर एग्रीमेंट किया होगा था, तभी लाइबिलिटी बनेगी 34 में, नहीं तो लाइबिलिटी नहीं बनेगी। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी तरफ हम सिमिलर इंटेंशन पढ़ रहे हैं। अब सिमिलर इंटेंशन इज अ केस वेयर द अक्यूज कंसर्न्ड हैड एक्टेड साइमल्टेनियसली। तो सिमिलर इंटेंशन, अलग अलग नीयत वह होती है कि जो आरोपी जिससे हम चिंता रख रहे हैं, जिसको हमने कॉमन इंटेंशन की तरफ ले जाना है, पर हम सिमिलर इंटेंशन देख रहे हैं उसके अंदर। सो ऐसे में इज द केस वेयर द अक्यूज कंसर्न हैड एक्टेड साइमल्टेनियसली। जो अक्यूज जिसको हम देख रहे हैं कि ये इसने कुछ एक्ट किया है, कोई अपराध किया है, तो लेकिन उस अक्यूज ने कैसे एक्ट किया है, उसने कार्य किया है साइमल्टेनियसली। एक अक्यूज कर गया था, दूसरे अक्यूज ने आके किया, फिर तीसरे अक्यूज ने तीसरी बार आके किया है। तीनों को नहीं पता कि वो भी करने वाला है, उसके ऊपर अपराध जो विक्टिम बना पड़ा है, किसी को नहीं पता, बस अपने साइमल्टेनियसली उन्होंने एक्ट किया। दैट इज एट द सेम टाइम एंड हैड कमिटेड द ऑफेंस बाय देयर इंडिविजुअल एक्ट। उन्होंने उसी समय पर और अपने कार्यों से एक इंडिविजुअल अपराध किया है, ठीक है, और अपने इंडिविजुअल कार्यों से वो इंडिविजुअल अपराध किया है। विक्टिम सेम है, उसके ऊपर ऑफेंस तो तरह तरह के हो रहे हैं, पर उसकी रिजल्ट एक ही है ना, उसकी मृत्यु का। एंड बाय द इंडिविजुअल एक्ट ऑफ ईच ऑफ देम द इंटेंशन टू कमिट द मेन ऑफेंस इज प्रूव। और जो मेन ऑफेंस होने वाला था उस विक्टिम के ऊपर, वो उनके इंडिविजुअल एक्ट से साबित भी हो रहा है। बट द कॉमनैलिटी ऑफ इंटेंशन इज नॉट प्रूव। बट उनकी जो इंटेंशन है, उनकी जो नीयत है, उनका जो मेंसरिया है, वो साबित नहीं हो रहा कि इनका मेंसरिया कॉमन था, मतलब एक जैसा था। इनका दिमाग, इनका प्रायर एग्रीमेंट हो चुका था कि हमें तीनों को एक जैसी ही चीज़ करनी है, वो नहीं था। हेयर ईच ऑफ देम विल बी लाइबल फॉर हिज इंडिविजुअल एक्ट। यहाँ पे अगर अलग अलग अपराधियों ने साइमल्टेनियसली कार्य किए, अपराध किए एक ही विक्टिम के ऊपर, तो उनको उनके एक्ट के अनुसार पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी, ना कि कॉमन एक्ट के अनुसार। बट नॉट जॉइंटली फॉर द एक्ट ऑफ अदर्स। जॉइंटली नहीं मिलेगी, जो दूसरे ने किया उसकी दूसरे की लाइबिलिटी अब दूसरे पे नहीं थोपी जाएगी। जैसे एक ने मर्डर किया तो और एक ने थप्पड़ मारा था, तो थप्पड़ वाले को मर्डर वाले की लाइबिलिटी नहीं थोपी जाएगी। थप्पड़ वाले को तो 323 में सज़ा मिलेगी और मर्डर करने वाले को 302 में मिलेगी। ये सेक्शन 35 हमारा सीधा सीधा बता रहा है सिमिलर इंटेंशन के रूल। अब हम थोड़ा और नोट्स पढ़ लेते हैं सेक्शन 35 के। सेक्शन 35 इज प्री कंडीशनड अपॉन द फैक्ट दैट सेवरल पर्सन्स हैव एक्टेड जॉइंटली। सेक्शन 35 की पहली ही कंडीशन ये है कि क्या तथ्य है कि सेवरल पर्सन, बहुत सारे व्यक्ति ने एक्ट किया है, कार्य किया है, बट कॉमन इंटेंशन इज नॉट प्रूव्ड। कार्य तो प्रूव हो रहा है कि बहुत सारे व्यक्तियों ने एक विक्टिम के ऊपर कोई अपराध किया है, बट उनके कोई कॉमन इंटेंशन, कोई उनकी सामान्य नीयत प्रूव नहीं हो रही कि क्या इन्होंने प्रायर एग्रीमेंट कोई कर रखा था कि हमें मिलजुल कर ऑफेंस करना है, वो नहीं हो रहा प्रूव साबित। इन सच अ केस इफ द एक्ट वॉज साइमल्टेनियस। और ऐसे केस में क्या प्रूव हो रहा है सिमिलर इंटेंशन में कि जो अपराध हुआ है विक्टिम के ऊपर वो साइमल्टेनियस था, एक के बाद एक उन्होंने आके किया है अपराधियों ने। 2 दैट पर्टिकुलर ऑफेंस विच इज कमिटेड रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर इंटेंशन एंड नॉलेज। कि जो पर्टिकुलर कार्य हुआ है, जैसे मर्डर हुआ है, तो वो एक पर्टिकुलर नॉलेज रखता है, एक जानकारी रखता है और एक मंशा रखता है, इंटेंशन रखता है। देन ऑल दोज पर्सन्स हु हैड द सेम इंटेंशन और नॉलेज वुड बी लायबल फॉर द मेन ऑफेंस। तो उन व्यक्तियों की, उन अपराधियों की जिनकी सिमिलर इंटेंशन थी क्या करने के लिए, मृत्यु कोज करने के लिए। 2 की सिमिलर इंटेंशन थी हाथ पैर तोड़ने हैं, और 2 की सिमिलर इंटेंशन थी कि मृत्यु करनी है। सो जिनकी ए और बी की इंटेंशन थी कि हाथ पैर तोड़ने हैं, मतलब ग्रीवियस हर्ट देना है, और सी और डी की इंटेंशन थी कि मर्डर करना है विक्टिम का। सो ए और बी को अब सिमिलर, मतलब कॉमन सज़ा मिलेगी, और सी और डी को अब मर्डर की सज़ा मिलेगी। ये कहना चाह रहा हूँ मैं उसमें सिमिलर इंटेंशन में। ओके। 3 इरिस्पेक्टिव ऑफ हु फाइनली कोज द कॉन्सिक्वेंस। ये बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा कि अंतिम परिणाम उस विक्टिम पर किसने कोज किया, बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब ये है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे जो कि है हमारा सेक्शन 36, जो कि हमें बोलता है, सॉरी बुक गिर गई थी। अब सेक्शन 36 हम पढ़ेंगे जो कि है अफेक्ट कोज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। कि परिणाम कोज किया है, परिणाम को कैसे कोज किया है, कुछ कार्य करके और कुछ कार्य, मतलब और ओमिशन कोज करके। कुछ कार्य कर कर परिणाम कोज किया है या कुछ कार्य नहीं कर कर कोज किया है। सॉरी, ओमिशन क्या होता है? ओमिशन होता है किसी की लीगल ड्यूटी थी पर उसने वो लीगल ड्यूटी फॉलो नहीं की, जिसकी वजह से अपराध हो गया। सो ये होता है ओमिशन, ठीक है। तो हम रीडिंग द बॉडी ऑफ सेक्शन 36, वेयर एवर द कोजिंग ऑफ अ सर्टेन अफेक्ट और एन अटेम्प्ट टू कोज दैट अफेक्ट। जहाँ पर एक अफेक्ट, एक परिणाम कोज कर दिया जाता है या उस परिणाम को कोज करने का प्रयास होता है।
बाय एन एक्ट और बाय एन ओमिशन, एक कार्य से या एक ओमिशन से, कोई ड्यूटी थी पर नहीं की तो ओमिशन हो गया, इज एन ऑफेंस, तो वो भी अपराध है। इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट द कॉजिंग ऑफ डेट अफेक्ट पार्टली बाय एन एक्ट एंड पार्टली बाय एन ओमिशन इज एन सेम ऑफेंस। और यह हमें समझना बहुत जरूरी हो गया है, जो कोई अपराध कार्य करके हुआ है और जो अपराध कार्य ना कर हुआ है वो भी एक ही अपराध है। ये सीधा सीधा हमें सेक्शन 36 बता रहा है। अब हम सेक्शन 36 के नोट्स पढ़ेंगे और हम कुछ सेक्शन 36 के नोट्स पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ये देखिए सेक्शन 36 एक्ट से भी ऑफेंस होता है, कार्य से ऑफेंस होता है। इलीगल ओमिशन, जो गैर कानूनी ओमिशन है, मतलब कार्य करना था पर नहीं किया, तो गैर कानूनी चीज़ होगी ना, वो भी ऑफेंस है। सो 36 के एसेंशियल एलिमेंट्स यही हैं। एक्ट प्लस इलीगल ओमिशन इक्वल टू ऑफेंस, पार्टली बाय एक्ट प्लस पार्टली बाय ओमिशन। अब एग्जाम्पल हम देखेंगे। ए इज अ केयर टेकर ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड सी, ए सेवा पानी करता है एक सी की, जो कि छोटा बच्चा है। एज ड्यूटी इज टू गिव फूड टू सी, ए की क्या ड्यूटी है, क्या दायित्व है कि सी को खाना देना है, बट नॉट गिविंग, पर वो नहीं दे रहा है खाना उसे, तो क्या कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी को निभा नहीं रहा है, तो वो इलीगल ओमिशन कर रहा है। उसको इसकी ड्यूटी थी खाना देना, पर वो ड्यूटी को निभा नहीं रहा है, तो उसने क्या किया, इलीगल ओमिशन किया। अब बीट ऑल्सो सी, पर ए खाना भी नहीं दे रहा और साथ ही साथ सी की पिटाई और कर रहा छोटे बच्चे की। सो ये क्या हुआ, ये एक एक्ट हुआ, ये एक कार्य किया उसने, ठीक है। तो ये देन सी डाइड, अब सी मर जाता है, उस छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। द ऑफेंस इज कमिटेड बाय एक्ट पार्टली एंड पार्टली बाय इलीगल ओमिशन। अब ये अपराध कैसे हुआ है, कुछ तो एक्ट करके हुआ है, कुछ उसकी पिटाई करके हुआ है, और कुछ एक्ट कैसे हुआ है, इलीगल ओमिशन की वजह से, कुछ कार्य ना करके हुआ है, तो ये भी ऑफेंस है। तो इसमें जो ए केयर टेकर है उसको सजा मिलेगी, पनिशमेंट फॉर मर्डर की, सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 36, ठीक है। अब ये एग्जांपल हो गया इसका 36 का। अब हम सेक्शन 37 पढ़ते हैं। ये भी बहुत इजी सेक्शन है, लेकिन समझना तो पड़ेगा। सेक्शन 37, कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। कोऑपरेशन किया बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट, बहुत सारे कार्य होने थे, पर उन बहुत सारे कार्यों में से आपने कोऑपरेशन किया कि मैं एक कार्य करूँगा, सो वो भी एक अपराध बनाता, वो एक कार्य भी। When an offense is committed by means of several acts, जब एक अपराध होना है, और वो कैसे होना है, क्योंकि उस अपराध के नतीजे में, परिणाम कोज करने में बहुत सारे एक्ट होने हैं, तरह तरह के एक्ट होने हैं, तब वो जाके एक परिणाम, एक कॉन्सिक्वेंस निकलेगा उस अपराध का। Whoever intentionally cooperate, जो जानबूझकर स्वयं इच्छा से साथ देता है, कोऑपरेट करता है उस अपराध में, इन द कमीशन ऑफ डेट ऑफेंस, उस अपराध में, बाय डूइंग एनी वन ऑफ दोज एक्ट्स, कुछ भी एक कार्य करके उन विभिन्न कार्यों में से, इधर सिंगली या तो अकेला, और जॉइंटली या किसी के साथ, विद एनी अदर पर्सन या किसी और व्यक्ति के अगेंस्ट, कमिट डेट ऑफेंस, तो वह माना जाएगा कि उसने वह ऑफेंस किया है, अपराध किया है। ये हमारा सेक्शन 37 बोल रहा है। अब हम सेक्शन 37 आईपीसी अपने नोट्स में से पढ़ेंगे। इंटेंशनली कोऑपरेट, इसकी एसेंशियल एलिमेंट्स है। डूइंग इट वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक कर रहे हैं। टू और मोर पर्सन, इसमें रिक्वायरमेंट 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति तो चाहिए सेक्शन 37 की लाइबिलिटी बनाने के लिए। एग्जाम्पल, सी इज़ अ स्मॉल चाइल्ड हैव टू केयर टेकर्स ए एंड बी। सी एक छोटा बच्चा है जिसके 2 सेवा करने वाले हैं, उनका नाम है ए और बी। फॉर 12 आवर्स ए एंड अदर 12 आवर्स बी, 12 घंटे के लिए ए उसकी सेवा करता है स्मॉल चाइल्ड की, सी की, और 12 घंटे के लिए बी करता है सेवा उसकी। ब्रेकफास्ट लंच देना ए की ड्यूटी है और डिनर देना बी की ड्यूटी है। दे कोऑपरेट टू किल सर, अब वो समझौता कर लेते हैं, कौन, ए और बी की, हम सी की हत्या करेंगे, सी को जान से मार देंगे। बाय नॉट गिविंग फूड फॉर 3 days, कि हम उसको खाना ही नहीं देंगे 3 दिनों तक, सी उस छोटे बच्चे को। दे डू नॉट गिव फूड, अब वो खाना देना उन्होंने बंद कर दिया। एंड अल्टीमेटली सी डाइड, अब अल्टीमेटली सी मर जाता है। सो इन्होंने अब क्या किया, देयर इज अ इंटेंशन कोऑपरेशन बिटवीन द टू, अब दोनों के बीच समझौता हो गया था ना, तो इसी को बोलते हैं कोऑपरेशन थी उनके बीच में, समझौता था कि हम एक ऑफेंस करेंगे। डूइंग एक्ट और ओमिशन वन आफ्टर द अदर, वो एक कार्य करेंगे या एक कार्य नहीं करेंगे, और एक के बाद एक नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। 2 और मोर पर्सन्स इन्वॉल्व, सो लाइबल अंडर सेक्शन 37, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो लाइबिलिटी किस में बनेगी, 37 में बनेगी, कुछ कार्य कर या कुछ कार्य नहीं कर, ठीक है, ये बोल रहा है। अब नोट, द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड सेक्शन 37 लाइज इन द फैक्ट दैट इन सेक्शन 34 एक्ट आर डन साइमल्टेनियसली बाय सेवरल पर्सन। सेक्शन 34 में तो ऑफेंस, जो अपराध होता है, वो एक के बाद एक होता है और विभिन्न व्यक्तियों द्वारा होता है जिनकी कॉमन इंटेंशन थी। बट इन सेक्शन 37 एक्ट्स आर डन बाय सेवरल पर्सन वन आफ्टर द अदर।
लेकिन अब सेक्शन 37 में जो अपराध हो रहा है वो एक के बाद एक व्यक्तियों द्वारा हो रहा है और उनकी कोऑपरेशन हुई पड़ी थी एक साथ, ठीक है। अब हम सेक्शन 38 करेंगे जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है। पहले तो हम इसको बेयर एक्ट से रीड करेंगे सेक्शन 38 को, ये बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा। ये बस एक डिक्लेरेटरी प्रोविज़न है। सेक्शन 38 बोलता है प्रोविजंस कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। सेक्शन 38 बोलता है पर्सन्स कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट, जो व्यक्ति चिंता रख रहे हैं किसमें, एक आपराधिक कार्य में, मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। तो ये मत सोचना कि वो दूसरे अपराधों के लिए पनिशेबल, उनको पनिशमेंट नहीं मिल सकती, सज़ा नहीं मिल सकती, दोषी नहीं पाए जा सकते, हो सकते हैं। उनकी नीयत थी एक अपराध करने की, पर वो उनसे वो अपराध नहीं होगा, दूसरा अपराध हो गया तो वो उसके लिए भी उनको सज़ा मिलेगी। यही 38 बोल रहा है। अब हम अपने नोट्स में से एग्जाम्पल देखेंगे। सेक्शन 38 देखो, दो व्यक्ति हैं ए और बी, और दो व्यक्ति हैं सी और डी। ये इन्होंने एक ही एक्ट कोज करना है और विक्टिम कौन है, एक्स। ए और बी क्या करते हैं, एक्स को ग्रीवियस हर्ट देते हैं, उसको लात घुसे उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं। तो उन्होंने ऐसे में क्या किया, ग्रीवियस हर्ट कोज किया वॉलंटरली, सो उन्होंने ऑफेंस किया 325 IPC का। अब उसी एक्स के ऊपर जो घायल पड़ा हुआ, जिसके हाथ पैर टूटे हुए हैं, सी और डी आते हैं, उनकी इंटेंशन क्या है, एक्स को किल करने की, एक्स का मर्डर करने की। सो उन्होंने एक्स को मार भी दिया सी और डी ने। तो क्या हुआ, उनका ऑफेंस कौन सा चार्ज होगा, 302 IPC का। सो अब नोट्स, सेक्शन 38 इज जस्ट अ डिक्लेरेटरी प्रोविजन। सेक्शन 38 तो बस एक घोषणा करता है, घोषणा वाला धारा है। डेट व्हेन सेवरल पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन अ क्रिमिनल एक्ट, की जब बहुत सारे व्यक्ति शामिल होते हैं एक आपराधिक कार्य में, एक आपराधिक कार्य करने में, देन दे मे बी लाइबल फॉर डिफरेंट एक्ट्स डन बाय देम। तो उनको उनकी लाइबिलिटी, उनको सज़ा मिल सकती है विभिन्न अपराधों के लिए जो उन्होंने एक ही एक्ट में किया है, जो उन्होंने मिलकर किया है, ठीक है। देन दे मे बी लाइबल फॉर डिफरेंट एक्ट्स डन बाय देम। तो उनकी लाइबिलिटी बन सकती है डिफरेंट एक्ट्स, विभिन्न कार्यों के लिए। जैसे हमारे एग्जाम्पल में ए और बी की लाइबिलिटी बनी ग्रीवियस हर्ट में, क्योंकि उसने विक्टिम एक्स के हाथ पैर तोड़े थे उन दोनों ने, और सी और डी की लाइबिलिटी बनी 302 के लिए, क्योंकि उन्होंने विक्टिम एक्स की मृत्यु कर दी थी, डेथ कोज करती थी। सो यही है। सो हम क्विकली समराइज कर लेते हैं। हमने सेक्शन 34 में पढ़ा कॉमन इंटेंशन, सेक्शन 35 में पढ़ा हमने सिमिलर इंटेंशन, सेक्शन 37 में पढ़ा हमने वन आफ्टर द अदर ऑफेंस हो रहा है उसका हमने एलिमेंट्स देखे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो IPC का करेंगे वो हम करेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट करेंगे, जो कि सेक्शन 149 IPC बताता है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब मैं ये सारे कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के सेक्शन, मतलब ये प्रोविजन समझाता हुआ चलूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये समझ में आ गए तो जो टेक्स्ट है IPC का या भारतीय न्याय संहिता का, वो अच्छे से ईजिली समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू, डेट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। So like and subscribe. Thank you.